नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज़ चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। और इस बीच हम कई पॉलिटिकल लीडर से बातचीत कर रहे हैं, कई काउंसलर से बातचीत कर रहे हैं कि वो जो है इस बीच क्या कुछ काम कर रहे हैं, कैसे कामकाज कर रहे हैं और क्या स्थिति है उनके इलाके की। तो फिलहाल हम लोग मौजूद हैं सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट भाजपा के जो है प्रेसिडेंट प्रवीण अग्रवाल जी, उनके यहाँ मौजूद है और इनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं इसके लाइव में। नमस्कार सर। तो इस बीच आप बताइए कि आपकी जो सिलीगुड़ी की डिस्ट्रिक्ट में जो कामकाज हो रहे हैं कैसे चल रही है जी। जो कोरोना की महामारी है ये वैश्विक और अभूतपूर्व महामारी है और बहुत ही विकट परिस्थिति से देश गुजर रहा है। पूरे विश्व भर में ये महामारी है और इससे सारे लोग आक्रांत है और इससे अपना देश भी अछूता नहीं है। और इसका निश्चित रूप से इसका जो प्रभाव है अपने पश्चिम बंगाल में भी है। जिस दिन से लॉकडाउन की घोषणा हुई थी और उसके पहले जनता कर्फ्यू जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने लगाया था, उस दिन से ही हमारे कामकाज करने का तरीका हम लोगों ने बदल लिया था। और उसके 2 दिन पहले से ही हमने जैसे जैसे हमें आशंका समझ में आई थी, तो हमने हमारी पार्टी ऑफिस में हम लोगों ने घोषणा कर दी थी कि पार्टी ऑफिस में हम जमायत करना बंद करेंगे। लॉकडाउन से पहले ही हमने इन चीज़ों को ध्यान रखना शुरू कर दिया था और पार्टी ऑफिस को हमने पहले ही बंद कर दिया था। इसलिए पार्टी के कोई भी कार्यकलाप को हम पार्टी ऑफिस में जहाँ ज़्यादा संख्या में जमायत हो उसको हमने दूर अवॉइड करने का प्रयास किया था। और वहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई और जिस प्रकार से चैलेंजेस समाज में आना शुरू हुए, उन चैलेंजेस को हमने अपनी जिम्मेवारी समझकर और एक एक करके दूर करने का प्रयास किया। इसमें मुख्य रूप से लॉकडाउन होने के तुरंत बाद लोगों में एक जागरूकता कि विषय क्या है, कैसे रहना है, तो इस बारे में हमारे बहुत सारे आर्ट वर्क बनते रहे और हमने सोशल मीडिया पे और इत्यादि कार्यकर्ताओं को संज्ञान में लेकर इन सारे विषयों को उनके तक पहुंचाने का प्रयास किया। दूसरा चैलेंज तुरंत ये आने लगा कि लोग अनाहार थे, उनके पास भोजन नहीं था, लोग हतप्रत थे, तो उन तक भोजन बनाने का एक बहुत बड़ा दायित्व हमारे जिम्मे पर था। इसलिए हमने कार्यकर्ताओं का हमारा पेनिट्रेशन नीचे बूथ लेवल तक है। आज हम बड़े जिम्मेवारी के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी सजगता के साथ और इस पूरे लॉकडाउन के आज तक के समय तक पूरी मेहनत के साथ, जिस कार्यकुशलता के साथ उन्होंने जो दायित्व अपना निर्वाह किया है, उनकी कर्मठ योगदान से हमने करीब करीब 60,000 परिवारों तक राशन और भोजन पहुंचाने का प्रयास किया है। ये वास्तव में जो परिस्थिति समाज की है, राशन की जो जिम्मेवारी है वो राज्य सरकार की होती है और राज्य सरकार जहाँ फेल है तो जहाँ कम वहाँ हम, ऐसी इस जिम्मेवारी के साथ हमने जितनी हमारी क्षमता थी हमने शहर के प्रमुख NGO से संपर्क करके और नानाविध जितने भी समाजसेवी संगठन और समाज प्रेमी बंधु हैं उनसे सेवा समझौता कर और उनसे इन काइंड्स पे और कैसे भी संग्रह करके हम सब तक पहुंचने का हमने प्रयास किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने लगातार रोज़ प्रयास किया। घोसपुकुर, माटीगाड़ा, नक्सलवाड़ी ऐसे दूर ग्रामीण क्षेत्र से भी नित्य कार्यकर्ता आकर यहाँ पर और फूड पैकेट्स लेकर वहाँ जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इस बारे में हमने एक बड़ा हमारा एक विषय चला। शुरुआत के दिनों में जब हमें जानकारी मिली कि यहाँ का जो महकुमा अस्पताल है, सिलीगुड़ी महकुमा अस्पताल और मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर सर्जिकल मास्क भी नहीं है। जो डॉक्टर हैं या D ग्रुप के स्टाफ हैं उनके पास अपनी सुरक्षा के प्रावधान भी नहीं है। सरकार एक तरह से अकर्मण्य सरकार है, निष्क्रिय सरकार है, असंवेदनशील है सरकार और जनता के कष्टों से उसका कोई वास्ता नहीं है, वहाँ तक विचार उनके पहुँचते नहीं है। इसलिए ऐसी कह सकते हैं कि निकम्मी सरकार है। सर, तो आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं राज्य सरकार पर, लेकिन राज्य सरकार जो है कहीं ना कहीं लोगों को राशन मुहैया करवा रही है, अन्य सामान जो है वो मुहैया करा रही है। मुख्यमंत्री खुद जो है बंगाल की सड़कों पर उतर कर स्थिति का जायजा ले रही है, तो आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर सरकार, बहुत सारे विषय है, अगर ऐसी परिस्थिति होती तो ये हाहाकार नहीं मचता। हम लोगों ने बहुत ऊर्ध्व स्वर में, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने पूरे पश्चिम बंगाल में अपनी आवाज़ बुलंद की है इन अत्याचारों के विरोध में। और शुरुआती 15 दिन पहला लॉकडाउन का जो पीरियड है, फेस है, वो अगर आपको ध्यान रहे तो आप देखेंगे किस प्रकार की अफरा तफरी थी और ख़ासकर हमारे सिलीगुड़ी में लॉकडाउन का अनुपालन कितनी बुरी तरीके से, कोई इस प्रकार का कोई भी प्रावधान सही ढंग से लागू नहीं हो रहा था। प्रशासन निष्क्रिय था। प्रशासन का एक ही काम था
वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, एमपी को, एमएलए को रोकना है। वो क्या करते थे कि जहां हमारे लोग सक्रिय होकर काम कर रहे हैं उनको गृहबंदी करना है। जी। ये हर चीज़ को राजनीतिकरण करना, हर छोटे विषय में राजनीतिक लाभ कैसे मिले, ऐसी कुदृष्टि उनकी रहती है। तो इस नाते मैं कहूँगा कि अगर ऐसी आवश्यकता नहीं, अगर वो राज्य सरकार सही तरीके से राशन को मुहैया कराने का प्रयास करते रहती तो ये ऐसी समस्या, ऐसी भयावह स्थिति नहीं होती। बिल्कुल। और इतने सारे एनजीओ आपको नजर है, आप लोग सारे मीडिया पर्सन हैं, आप लोग बहुत मेहनत से सब जगह लगे हैं, तो आपको भी पता है कि किस प्रकार में, कितने बड़े आकार में एनजीओज यहाँ काम कर रहे हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं होती। और मैं कह रहा हूँ कि निष्क्रिय सरकार, निकम्मी सरकार इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मेडिकल की बात मैंने उठाई तो वहाँ मैंने देखा कि उनके पास मास्क नहीं है, उनके पास N95 मास्क छोड़ दिए, सैनिटाइज़र नहीं है। जो नर्सेज हैं, जो ग्रुप डी के सफाई कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, साधारण कर्मी हैं, जिनका डायरेक्ट एक्सपोजर कोरोना के पॉजिटिव मरीज से डायरेक्ट एक्सपोजर है, करियर से है, तो ऐसे लोगों के पास मास्क तक नहीं था। तो हमने सर्जिकल मास्क भी एक बड़ी संख्या में 10,000 मास्क हमने कुछ यहाँ पे महकुमा में दिया और कुछ मेडिकल कॉलेज में भी हम लोग देकर आए थे। तो इस प्रकार के बहुत सारे सेवा कार्यों से हम लोग जुड़े रहे, जो कि एनजीओ के नाते, हम कहीं एनजीओ नहीं है, हम एक राजनीतिक दल है, लेकिन फिर भी हमें यह राष्ट्रीय दायित्व ऐसा लगा और हमारे लिए, राज्य के लिए, हम राजनीति से ऊपर उठकर, हमने, हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने कहीं भी सिंबल नहीं पहना, किसी भी कार्यकर्ता ने इसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं किया। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, यहाँ की जो राज्य सरकार है, वो पूरी तरह से सभी विषयों में राजनीतिक रंग देख रही है और हर चीज़ों को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है। अच्छा। और और इस नाते वो हमारे साधारण कर्मियों से लेकर ऊपर के शीर्ष के सभी अधिकारियों तक, दक्षिण में भी हमारे बाबुल सुप्रियो हैं, बहुत सारे जो मंत्री हैं, हमारी जो दीदी हैं देवश्री चौधरी, उनको भी उन्होंने नज़रबंद कर रखा है, गृहबंदी कर रखा है, और हमारे करीब 7-8 एमपीज़ को गृहबंदी कर रखा है। हम लोग अगर काम करने जाते हैं तो उनको लगता है कि राजनीतिक उनको कुछ नुकसान होने वाला है, जबकि हम इस मनोदशा से नहीं करते। सर यहीं लेकिन पे उनके जब मंत्री और यहाँ पर स्थानीय जो मंत्री है, वो जब रेशन जो आप बोल रहे हैं, रेशन बांट रहे हैं, ऐसे भी हमारे पास में उदाहरण है 39 नंबर वार्ड में, कि जिन लोगों के पास, कार्ड धारकों के पास में डिजिटल कार्ड नहीं था, उनको सरकार कूपन देगी। तो वो कूपन किनको देना था? वो कूपन देना था रेशन डीलर को। रेशन डीलर के माध्यम से कूपन आने थे। लेकिन शहर में ऐसे बहुत सारे वार्ड में, वार्ड के जो प्रेसिडेंट है टीएमसी के, उन्होंने वो कूपन अपने अपने लोगों को दिया है। अच्छा। वो कूपन डिस्ट्रीब्यूशन का काम रेशन डीलर का है, जबकि पार्टी का पॉलिटिकल कार्यकर्ता ये काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरपेक्ष भाव से और बिना किसी स्वार्थ के सभी लोगों तक, सभी वास्तविक में जिनकी आवश्यकता है, ऐसे वंचित लोगों तक हमने खाना पीना, भोजन, रसद पानी पहुंचाने का प्रयास किया, तो उसको राजनीति का रंग देने का प्रयास किया। आज भी मंत्री महोदय जहां जाते हैं, अकेले नहीं जाते, उनके साथ पूरा हुजूम जाता है। हमारे अशोक भट्टाचार्य जी का परसों का मैंने वीडियो देखा है, उन्हें कहीं रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जनता को तो उन्होंने 3-3 फुट पर घेरा लगाकर खड़ा किया है, लेकिन खुद 50 लोग एक साथ अगल बगल खड़े हैं। तो क्या है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और जो लॉकडाउन का जो प्रावधान है, उस पर जो निर्देशिका दी गई है, उन निर्देशिकाओं का बिंदु सा पालन अगर हम लोग नहीं करेंगे तो ये लॉकडाउन का पीरियड बार बार 15 दिन से 21 दिन, 21 दिन से 41 और 50 दिन ये स्ट्रेच होने वाला है। और इसकी जानकारी इस मूर्धन्य प्रमुख ऐसे प्रधान राजनेता लोग अगर नहीं करेंगे तो जनता को हम लोग क्या सिखाएंगे? सर यहीं पे एक प्रश्न हम ये पूछना चाहते हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि, और हम लोग भी जानते हैं कि कुछ न्यूज़ हमने भी किया था कि कुछ जगहों पर कुछ सांसदों को रोका जा रहा है, नज़रबंद किया जा रहा है। अगर हम अलीपुरद्वार की और जलपाईगुड़ी की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। लेकिन अगर सिलीगुड़ी नगर निगम की बात करें, 8 नंबर वार्ड की बात करें, तो वहाँ पर पार्षदिका हैं खुशबू मित्तल जी, वो बहुत अच्छा काम करी है। उनसे भी हमने पूछा था, उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा है, वो बेझिझक बहुत अच्छा काम करी है। तो क्या आपको भी ऐसी कभी स्थिति का सामना करना पड़ा है? जी देखिए, हमारे पास मैं बहुत स्पष्ट कह देता हूँ कि मैंने मास्क जब दिया तो मैं खुद जेकर देकर आया था, और मैंने पूरे विषय में राजनीतिक लाभ लेना, मैंने जैसे पहले भी कहा कि कोई राजनीतिक लाभ लेने का हमारा उद्देश्य नहीं था। इसलिए पूरा विषय हमने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का मैनेजमेंट, मेन मुख्य रूप से हमने योजनाओं को क्रियान्वयन करना, और कहीं कहीं छुटपुट, कहीं कहीं हमने डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं कहीं कार्यकर्ताओं का सहयोग करना, ये काम जरूर किया है। फील्ड वर्क में हमने जहाँ जितनी आवश्यकता थी उतना काम किया है। लेकिन टीएमसी का जो फोकस है, हमारे जो जनता द्वारा चयनित राजनेता है
उनके ऊपर उनका फोकस ज़्यादा है। और ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो मंडल प्रेसिडेंट्स हैं या हमारे बूथ प्रेसिडेंट है, कल भी हमारे एक बूथ प्रेसिडेंट को टीएमसी के ऑफिस में बुलाकर करीब 15-20 लोगों ने मारधूड़ की है। तो ये कहाँ की बात है ये 5 नंबर मंडल वार्ड में है। लेकिन ठीक है, ये विषय चल रहा है, हम लोग अभी इसको प्रशासन के पास जना रहे हैं, इसलिए मैं आपको खुलकर सारी बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा चल रहा है। अच्छा। इतना उनका साहस नहीं है कि हमको डायरेक्ट मेरे लिए अभी आकर हमें कुछ करें, जो भी है कि, लेकिन जो हमारे चुने हुए राजनेता हैं वो पूरे प्रवास में इधर से उधर घूम रहे हैं, तो उनको निश्चित रूप से जग जाहिर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बताने और प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जयंत राय, डॉक्टर जयंत राय वो भी नज़रबंद है, हमारे जॉन बारला हैं वो भी नज़रबंद है, देवश्री चौधरी नज़रबंद है, अर्जुन सिंह नज़रबंद है। तो राजनीति पूरे समझ में आ रहा है कि यहाँ की सरकार बायस्ड होकर और पूरे स्वार्थपरक, अरे और तो और हमने ये भी देखा है कि वो पीपी किट आ रही है, तो पीपी किट के कलर कैसा होना चाहिए ये भी वो निर्धारित करना चाहती है। अच्छा। अभी नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में N95 मास्क कितने होने चाहिए, उससे रोज़ का आंकड़ा आप देखें अगर, तो उसमें देखिए कि जो उनको प्रावधान जितने आंकड़े चाहिए उससे बहुत कम उनके पास उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए आपको दिए थे, क्या किया आपने? आपके पास कल की भी नेशनल न्यूज़ पे न्यूज़ है कि कम से कम 39 और एक जगह 49 ऐसे 2 जगह 57 और करीब 70-80 क्लबों को लाख लाख रुपए आपने दिए हैं। ऐसी समय में जहां जीवन मरण का प्रश्न है, इंसान जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा ऐसा प्रश्न है, इतनी बड़ी भीषण महामारी का समय है, जहां पर प्रलय जैसा एक माहौल है, ऐसे माहौल में भी राजनीति करने से आप नहीं चूक रही हैं। भूखे को भोजन देने के बजाय आप क्लब को 1 लाख रुपए दे रही हैं। मुझे समझ में नहीं आता है औचित्य क्या है इसमें, राजनीतिक आवश्यकता क्या है। ऐसे परिस्थिति में भी जो राजनीतिक लाभ लेना चाहता है, मैं कहता हूं ऐसे लोगों को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। ऐसी स्थिति की मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में इस प्रकार का समय हम लोग कभी नहीं आने देंगे, क्योंकि राजनीति एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है। जी सर, जी सर, सही आप बता रहे हैं। अगर हो सकता है कि इस बीच जो है एक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो है वो लगातार देखा जा रहा है। सर, इस बीच जो है कोई सोशल पोस्ट हमने देखे हैं कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं हाथों में कुछ पोस्ट लेकर, और आप लोग एलिगेशन लगा रहे हैं राज्य सरकार पर कि राज्य सरकार जो है कोरोना वायरस की पुख्ता रिपोर्ट को, सही आंकड़े को नहीं बता रही है। तो ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर देखिए, हमारे पास लगातार बहुत अलग अलग सोर्सेस हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी हैं। अच्छा। हमने प्रयास करके कोशिश की है कि हम इसको ऊपर तक पहुंचाएंगे, और वीडियोस आपके पास भी आते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने फील्ड पर हैं, पोर्टल पर उपलब्ध हैं लोगों के, कि यहाँ की स्थिति क्या है, साफ़ सफाई कैसी है, मरीजों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, किस प्रकार का उनका भोजन मिल रहा है, किस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर है। और तथ्यों की जो बात है, स्पष्ट रूप से बहुत सारे माने ये कहीं छुपाने वाली और अलग से तथ्य देने वाली बात नहीं है, जग जाहिर है कि अगर हम पकड़े गए, कोई मरीज स्वस्थ हो गया तो कोरोना है। अच्छा। और अगर वो मर गया तो पता नहीं क्या था। अच्छा। ना तो अजाना है। और ये सारी चीज़ों की प्रेरणा कौन है? तो दीदी जी प्रेरणा दे रही हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आप जो मृतदेह हैं, वो मृतकों की लाशों का भी आप कोई हिसाब किताब आपके पास नहीं है, वो हिसाब लाशें भी गिनने को लाशें भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार की परिस्थिति देश में है, राज्य में है। तो वास्तव में ये सर, किस आधार पर आप ये सब एलिगेशन लगा रहे हैं? हमारे पास में, जी वही मैं बता रहा हूँ, ये आधार ही बता रहा हूँ। हमारे पास में बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं। अच्छा। लोगों के ऑफिशियल, उन्होंने पीएम के पोर्टल पर भी और चीफ मिनिस्टर को भी लोगों ने फेसबुक वगैरह में अपने कंप्लेंट्स लिखे हैं। और सेंट्रल टीम आ रही है, तो अगर आप इतने ही साफ सुथरे और स्वच्छ थे और आपने बहुत सही ढंग से अगर काम किया है, तो केंद्रीय सरकार की जो टीम आई है उसको आप काम करने क्यों नहीं दे रहे? आपके मन में अगर चोर नहीं है तो उन्हें काम करने दीजिए, उनको उनका सर्वेक्षण करने दीजिए। और वो कोई इंस्पेक्शन से नहीं आए हैं, वो वास्तव में आपकी जो यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, उनको विकास करने के लिए, उन्नत करने के लिए आए हैं। तो उनके सजेशन से हो सकता है कि कोरोना के इस युद्ध में आप चीज़ों को और सही ढंग से लड़ सकें और यहाँ के राज्य की जनता को सही ढंग से अत्यधिक लाभ पहुँच सके। इस मानसिकता इस मंशा से आए हैं वो। तो उनका सहयोग करना अवांछित था। आप उनको अवॉइड कर रही हैं, आप उनको गाइड नहीं कर रही हैं। जहाँ भीड़, सुबह बाजार में भीड़ रहती है तो उनको शाम को उस मार्केट में ले जाती हैं। उनके आगे पीछे हमेशा 3 दिन 5 दिन में 3 दिन तक उनको आपने गृहबंदी करके रखा। कालिम्पोंग में गए, आधा घंटे में उनको लौट जाना पड़ा। तो वो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो आप अगर ऐसा ही सब कुछ है तो फिर आप इनको क्यों नहीं करने दे रहे हैं? देश के राज्य के राज्यपाल रोज कंप्लेन कर रहे हैं कि आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो रोज कंप्लेन आ रही है। जो तथ्य है वो तथ्य सही ढंग से, आपके तथ्य
आप प्रकाशित नहीं कर रही हैं कि कितने पॉजिटिव हैं या कितने को आपकी टेस्ट जो रिपोर्ट आती है पूरे राज्य देश भर में सबसे जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सबसे कम टेस्ट किए हैं। आपके पास किट अवेलेबल थी तो किट का प्रयोग ही नहीं किया आपने। तो आप कर वास्तव में इसका मतलब मंशा यही है कि आप सारे तथ्यों को घालमेल करना चाहती हैं, तथ्यों के साथ में नौछह कर रही हैं, आप चीज़ों को साफ साफ जनता के सामने में रखना नहीं चाह रही हैं और इसलिए लग रहा है कि ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र है किसी प्रकार का। और ये हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा कि जनता के शवों पर, उसके शरीर के ऊपर खेलना और उसकी मौत से खेलना, राज्य के पूरे आर्थिक जो स्ट्रक्चर है उसके साथ खेलना, राज्य की जो स्थिति है लगातार हम कर्ज में डूबते जा रहे हैं, ऐसे परिवेश में विरोध न करें। और हमारे कार्यकर्ता अगर सड़क पर उतरकर और बिना किसी पॉलिटिकल कलर के हम खाली सेवा का काम करना चाहते हैं, उसमें भी आपको अगर तकलीफ होती है तो ये कहेंगे कि वास्तव में यहाँ पर गणतंत्र की पूरी तरह हत्या हो चुकी है। सर, ये तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी ही है। बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है, टीएमसी के लीडर्स जो है वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच आप जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से बंगाल में कहीं ना कहीं छुपाई जा रही है ये स्थिति आप बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, तो लोग भी कहीं ना कहीं डरे हैं कि ये पश्चिम बंगाल इतना बड़ा है। और हम अगर उत्तर बंगाल की बात करें तो उत्तर बंगाल में भी कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं कि शायद यहाँ पर छुपाया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या बंगाल के साथ साथ उत्तर बंगाल में भी जो स्थिति है उस पर भी मतलब कहीं ना कहीं छुपाए जा रहे हैं आंकड़े को? ये हमको ऐसा ही विश्वास है क्योंकि जिस प्रकार हमारे सारे लोग हैं इधर उधर और जो मरीज हैं उनके जो मरीज लौट कर आए हैं उनसे भी बातचीत हुई है, कई लोगों से संपर्क है और खोज खबर से समझ में आता है। देखिए डेली डे टू डे आपके डेटा पब्लिश होने चाहिए, अब अन्य राज्यों में पब्लिश हो रहे हैं, अब डेटा हाइड करते हैं। हाइड करने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं आपके मन में चोर है, तो मन में जब चोर होता है, पेट में पाप होता है, तो आप चीज़ों को लुकाते हैं। तो आपको लुका कर नहीं, प्रकाश में सारी चीज़ें वाइट ब्लैक एंड वाइट रखनी चाहिए। और इसमें मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई राजनीतिक या किसी प्रकार का लाभ होने वाला है। निश्चित रूप से सरकार का नुकसान होने वाला है इन सारी चीज़ों से और जनता का भी नुकसान होने वाला है। इन चीज़ों को प्रकट और प्रकाश में लाना चाहिए और जनता के हित में काम करना चाहिए क्योंकि आपने शपथ ली है संविधान की। अच्छा, और कुछ दिन पहले ही 2-4 दिन पहले सांसद राजू बिस्टा जी ने एक वीडियो रिलीज़ करते हुए बताए थे कि जो सेंट्रल की टीम आई है उनसे बहुत अच्छा कामकाज हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो पहले की स्थिति थी या फिर जिस तरीके से आप बता रहे हैं और देखा भी जा रहा था कि रोका जा रहा है या फिर उनको काम नहीं किया जा रहा था, वो टीएमसी से ऐसे आरोप लग रहे, मतलब बीजेपी से ऐसे आरोप लग रहे थे, अभी भी लग रहे हैं, लेकिन टीएमसी इसको सिरे से खारिज कर देती है। वो कहती है कि नहीं, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा है। तो क्या आपको लगता है कि इस 2-4 दिन में जैसे सांसद कह रहे कि कामकाज हो रहा है, तो सारे कामकाज संपूर्ण हो चुके हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है, कामकाज की गति बढ़ी है। माननीय सांसद महोदय जी का कहना यही था कि चीज़ों में गति आई है। जो लॉकडाउन जो सोशल डिस्टेंसिंग था, जो मार्केट खुले थे, उनमें कहीं ना कहीं रुकावट आई है। थोड़ा सा जैसे हेडमास्टर क्लास में घुस जाते हैं तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ जाता है, तो वो थोड़ा बहुत इनको चौकन्ना हुए हैं। इसलिए कहीं कहीं कुछ आंकड़े भी आप देखे होंगे कि 3 दिन से टीम आने के बाद के आंकड़े और पहले दिन के आंकड़ों में देखिए फ़र्क आएगा, एक बार से उछाल आया है। तो आंकड़े भी खुलकर रखने का, उनको चोरी करने का जगह नहीं मिली। और कहीं ना कहीं भय था कि टीम अपनी रिपोर्ट क्या किस प्रकार से केंद्र सरकार के पास रखती है। इसलिए लॉकडाउन के मेंटेनेंस में, राशन के मुहैया कराने में और चिकित्सा की जो व्यवस्थाएं हैं, इन सारी चीज़ों में एक थोड़ा सा पॉजिटिव एक इंक्रीजमेंट दिखा है। लेकिन अब ये देखना है कि ये कब तक केंद्र की टीम रहती है और ये कब तक इन चीज़ों को पालन कर पाते हैं। लेकिन वास्तव में सरकार की जो जिम्मेवारी है उससे सरकार को दूर नहीं जाना चाहिए। हर छोटी चीज़ में राजनीति करना वास्तव में पूरे राज्य की जनता के मंशा, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत खतरा होने वाला है। हमारे राज्य को बहुत पीछे धकेल देगा इस प्रकार की मानसिकता अगर आप लेकर चलते हैं तो। अच्छा, सिलीगुड़ी नगर निगम में 2 वार्ड ऐसे हैं जो बीजेपी के अंतर्गत आते हैं, 1 नंबर वार्ड और 8 नंबर वार्ड में। अगर हम 8 नंबर वार्ड की बात करें तो वहाँ पर जो काम चल रही है बहुत ही तीव्र गति से और अच्छी कामकाज हो रही है। लेकिन वहीं अगर 1 नंबर वार्ड की बात करें तो वो कहीं ना कहीं एक स्लम इलाका, हम कह सकते हैं बस्ती इलाका है, लोगों में जागरूकता की कमी है। तो वहाँ की वार्ड पार्षद उतनी सक्रिय और ढंग से काम क्यों नहीं करती? ऐसा नहीं है दीदी, देखिए दोनों जगह अलग अलग चैलेंजेस हैं, अलग अलग चुनौतियां हैं। 8 नंबर वार्ड थोड़ा सा शहर का एक बहुत क्रीम वार्ड जैसा कह सकते हैं, जहाँ व्यावसायिक केंद्र है और अनडाउटेडली खुशबू दी बहुत मेहनती हैं और बहुत परिश्रम से सारा काम करती हैं और उनके कामकाज को कोई परिचय का मोहताज नहीं है, आप खुद भी जब बता रही हैं। लेकिन वहीं 1 नंबर वार्ड जो है उस सापेक्ष 8 नंबर वार्ड के 1 नंबर वार्ड काफ़ी बड़ा वार्ड है, पूरी तरह स्लम भी है और वहाँ पर विस्थापित लोग ज़्यादा रहते हैं।
तो वहाँ पर चैलेंजेस अलग प्रकार के हैं। इसलिए चुनौतियाँ, कार्य करने की क्षमता, वहाँ पर अलग तरीके से लोगों को काम करना पड़ता है। और दीदी को यहाँ, खुशबू दी को जो यहाँ पर सहयोग मिल रहा है और भी लोगों का, वो सहयोग वहाँ पर शायद उतना सहयोग उनको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वो भी प्रयास कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं लगातार। वहाँ हमारी टीम, हम लोगों ने डेली फूड जो है जिले से उनको अलग से सहयोग कर रहे हैं और खुशबू दी को अपने स्तर पे वो काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है, 1 नंबर वार्ड में भी काफ़ी मेहनत से सारे कार्यकर्ता लोग लगे हैं। कन्हैया पाठक जी भी हैं वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता, और मालती दी, ये भी परिश्रमी लोग हैं, काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, सब लोगों के साथ मिलकर काम कर सर रहे हैं। परिश्रमी लोग तो हैं, लेकिन कोई आउटपुट जो है वो 1 नंबर वार्ड से नहीं दिख रहा कि लोग। मैं स्पष्ट ये कहता हूँ कि सरकार हमारी नहीं है। हम लोग बहुत विषम विकट परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में काम कर रही है। हर पग पर हमारे लिए चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को हम सामना करते हुए काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो भी हम काम कर रहे हैं, वास्तव में जनता हमें धन्यवाद दे रही है। और 1 नंबर वार्ड में भी कहीं से भी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन वो दोनों वार्ड की चुनौतियां अलग स्तर की है। इसलिए दोनों कार्यकर्त्री अपने बहुत मेहनत करके दोनों लगातार काम कर रही है, उसमें कहीं भी कोई किंतु नहीं है। अच्छा सर, एक प्रश्न यहाँ पे ये भी उठता है कि 41 नंबर वार्ड में जहाँ पर अभी संपूर्ण रूप से उसको ब्लॉक कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है, तो क्या ये स्थिति पहले ही ये एक्शन नहीं उठाना चाहिए था, ये कदम पहले नहीं उठानी चाहिए थी कि जो स्थिति अभी है, जिस तरीके से बंद किया गया है, पहले अगर कर देते तो लोग ज़्यादा सचेत हो जाते? यही मैं कहना चाह रहा हूँ। मैंने आपको लगातार इन्हीं बातों को, जो आप मेरे मुंह की बात आप खुद बोल रही हैं अब, कि जो स्थितियां हैं, सरकार सचेत नहीं है, सरकार करना नहीं चाहती है, सरकार की करने की इच्छा नहीं है, सरकार अकर्मण्य है। इसलिए इन चीज़ों का की जानकारी पहले से थी। अगर वो पहले ही करते हैं, आज भी आंकड़े आप पहले देती हैं कि ये पॉजिटिव और वो नेगेटिव है, तो लोग, वो खुद भी, जो मरीज़ है वो खुद भी सचेत होता है और आसपास के लोग भी सचेत होते हैं कि नहीं, वो पॉजिटिव थे तो हमें भी क्वारंटाइन में जाना है। तो ये परिस्थितियां हैं कि आपकी वास्तव में या तो आपको अज्ञान है, आपको नॉलेज ही नहीं है, आप सरकार चलाने की क्षमता ही नहीं है, आप क्षमता हरा चुकी हैं, और या आपकी मंशा ठीक नहीं है। दोनों ही परिस्थितियों में ये राज्य के लिए घातक है। तो यहाँ पे बातों का सिलसिला लगातार जारी है। सर, हम आपसे ये भी पूछेंगे, सिलीगुड़ी नगर निगम में जो है बहुत सारे वार्ड है और कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ पर बस्ती स्लम्स इलाके हैं अभी भी, तो वहाँ पे जो घर होते हैं शायद वो छोटे होते होंगे, उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो ज़्यादा है, तो एक घर में 24 घंटे रहना नहीं होता होगा, तो वो उस लिए बाहर निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि उन सभी इलाकों को या तो एक सेफ्टी जोन तरीके से उनको ब्लॉक कर देना चाहिए कि उस इलाके पर उन्हीं लोग जो है वो बाहर तक रहेंगे, बाहर के लोग जो है वो अंदर नहीं आ पाएंगे? देखिए, ये सजेशन, आप सजेस्टिव बात कर रही हैं कि मैं कोई सजेशन इस प्रकार का दूं, लेकिन चीज़ें कि इन चीज़ों को सही ढंग से, सारे डेटा, सारी व्यवस्थाएं सरकार के पास हैं, इसलिए उस पर निर्णय और उसका सजेशन जो जिस स्तर पर वो दे सकते हैं वो हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसे स्लम वार्ड हैं हमारे पास लिस्ट है। इवन 154 ऐसी बस्तियां हमारे ज़िले में आसपास ऐसी हैं, जो कि 154 म्यूनिसिपलिटी के आसपास 154 बस्तियां हैं जहां स्लम हैं, आप कह सकते हैं। तो यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए अलग से प्रावधान, अलग से कम इन लोगों को, मैं कह रहा हूँ कि सरकार को जो चीज़ें मुहैया करानी है, सरकार को कम से कम राशन इन बस्तियों में सही से उपलब्ध हो जाए, उनको बाहर ना निकलना पड़े। आप जो कह रही हैं कि वो सील, बाकी ठीक है कि एक घर में वो लोग कन्फाइंड होकर रहते हैं, समस्याएँ हैं और समस्याएं छोटी नहीं है, बड़ी हैं, लेकिन कम से कम रेशन डीलर अपना काम मुस्तैदी से करें। जो आपने परिमाण दिया है लोगों के लिए कि एक व्यक्ति को इतना चावल मिलेगा और उसकी आधी मात्रा आप दे रहे हैं, तो ये आप समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। आपको पूरी मुस्तैदी के साथ राशन सही वक्त पर मिले और केंद्र से भेजा हुआ जो राशन है वो भी सब तक पहुँचे, उसमें भी आप घोटाला कर रहे हैं। तो फिर क्या है कि जनता परेशान होती है और उनको बाहर निकलना पड़ता है पेट के लिए। तो ये समस्याएं, आप जनता, जो लॉकडाउन में लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए ऐसा करना पड़ता है। सर से एक लास्ट प्रश्न हम लेंगे कि सर, जिस तरीके से केंद्र सरकार पैसे दे रही है लोगों को अपने बैंक अकाउंट में, और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग भंग होते हुए नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ एक लास्ट मैसेज सभी लोगों के लिए। देखिए, ऐसा है कि जो अगर केंद्र ने अगर जनधन अकाउंट नहीं खोला होता, आप 2014 के पहले की परिस्थिति सोचिए, तो आज का ये पेंडेमिक कितना भीषण हुआ होता। लोगों के पास टॉयलेट नहीं होते और ये जनधन अकाउंट नहीं होता तो लोगों तक पैसे नहीं पहुंचते। आप परिस्थितियों को समझने का प्रयास कीजिए, आपके पास समय कम है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब ये जो बैंक में लाइन लग रही है, ये जनता के बीच में शिक्षा का अभाव है। उनको कहीं ना कहीं किसी प्रकार का, ये सरकार का ये भी दायित्व है कि किस प्रकार जो भी अफवाहें फैल रही हैं उसको रोकने का प्रयास करें। लोगों में ये अफवाहें फैलाई गई कि आप अगर पैसे नहीं उठाएंगे तो आपके पैसे उठा लेगा कोई। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं काउंटर करने का प्रयास करना चाहिए था, और राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना था। उनको भी अपना मैसेज देना था कि नहीं, ठीक है, पैसे आ गए तो आपके सुरक्षित हैं, आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग उठाने के बजाय बैलेंस चेक करने के लिए गए हैं, और अगर वो पैसे उन तक नहीं आए थे तो महामारी
का कितना गुणन अधिक ये महामारी बड़ी हुई होती, लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी की बात थी। इसमें मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। इतना अधिक मात्रा में राशन के साथ के ये 500 रुपये के साथ साथ ये गैस का पैसा भी लोगों को मिला है। और बाकी मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अभी भी लॉकडाउन विषय चल रहा है और पश्चिम बंगाल के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती का विषय अभी भी, और इसलिए हम सबको घर में रहना है, स्वस्थ रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और आयुष मंत्रालय ने जो विषय दिए हैं उनको बखूबी पालन करना है, काढ़ा पीते रहना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इसके साथ साथ अपने स्वयं स्वस्थ रहेंगे तो औरों को स्वस्थ रखेंगे। इस प्रकार की एक चुनौती है, सबका सहयोग करते रहना है। नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है ना। तो हम प्रवीण जी से बातचीत कर रहे थे, बहुत ही अच्छे अच्छे मुद्दों पर उन्होंने हमें सबसे बताया, अवगत कराया है और बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी सामने आए हैं जो अब तक अन्य किसी ने नहीं उठाया था, वो सामने आए हैं। ऐसे चुनौतियों का सामना जो है ये कर रहे हैं, ऐसा ये बता रहे हैं और आशा करते हैं कि आगे भी ये ऐसे ही कामकाज जो है वो करते रहेंगे। और आगे आप देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है, गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे। फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध है। इसकी रेंज और कीमतों को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सोल्यूशन है फर्नीचर जंक्शन। जी हाँ, फर्नीचर जंक्शन 3rd माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9851511111। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप से आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस।